Assalamu alaikum viewers. Today is the 30th lecture and it's a continuation of the previous lecture. In fact, I'll continue on where I left last time. And I need not remind you that today's lecture, the last lecture, and the lectures to come are all focused on interventions. Particularly, today's and the last one stresses more on how to organize the group norms and the group process. As you must have noticed and realized by now, that for the smooth working in any organization, group norms need to be very well disciplined and very well catered for. इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर के अंदर जब मैंने ग्रुप प्रोसेस के ऊपर फोकस किया तो आई हाईलाइटेड 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रुप प्रोसेस और उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में आपको ग्रुप प्रोसेस की फंक्शनिंग और उसके अंदर पॉसिबल इंटरवेंशंस के बारे में आपको बताया. टू स्टार्ट विद, आई टोल्ड यू अबाउट the intervention right at the stage where we let the people undergo sensitivity training, T group training जिसे कहा जाता है. उसके बाद मैंने communication, which is the actually element which runs the organization. लेकिन communication के ऊपर मैंने फोकस किया कहां इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और ग्रुप में लोग कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वेयर वी अप्लाई कम्युनिकेशन वाज ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. और उसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपसे एक एप्लीकेशन भी डिस्कस की. देन टुडे आई विल बी focusing on the third intervention, and that is the third party intervention. लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि जल्दी से मैं पिछले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को रिकैपिचुलेट करूं ताकि जहां आपने कोई चीज मिस की है वो आगे आप उसको अप्लाई करना ना भूलिए. बहुत जरूरी चीज जो कि मैंने लास्ट टाइम जब मैं एप्लीकेशन आपसे डिस्कस कर रहा था वहां मैंने फ्लिप चार्ट का इस्तेमाल, जो कि अमूमन आपने कम्युनिकेशन में सीखा होगा, कैसे ओडी प्रैक्टिशनर फ्लिप चार्ट को इस्तेमाल करके ग्रुप मीटिंग के अंदर इश्यूज को दोबारा लेकर आता है एंड विदाउट interfering and making the people bad about that they have been stopped or they have been rebutted by the OD consultant, वो इश्यूज को दोबारा रिवाइव करता है. और वो इश्यूज जो कि अमूमन ग्रुप फॉर्मेशन में, ग्रुप वर्किंग में अच्छे आइडियाज जो कि लोग पिक नहीं करते, उसको कैसे वो दोबारा डिस्कशन में लाता है. ये चीज मैं चाहूंगा कि आप इसको बड़े गौर से देखिए कि ग्रुप प्रोसेसिंग में, ग्रुप डिस्कशन में दो चीजें बहुत वाज़े हैं. एक तो ये कि अमूमन मेंबर्स जो हैं दे कम अप विद लॉट्स ऑफ आइडियाज और आइडियाज क्विकली प्रेमेच्योर रिजेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद बहुत सारे आइडियाज जो कि अच्छे आइडियाज होते हैं या हो सकते हैं वो लोगों को डिसअपॉइंट करते हैं और उसकी वजह से इंडिविजुअल विड्रॉ कर लेता है और वो पार्टिसिपेट एक्टिवली नहीं करता. ये वो फंक्शन था जहां मैंने कहा था कि डिसीजन मेकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत सारी कबाहतें आती हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल जब किसी प्रपोजल, किसी सजेशन के साथ हिस्सा लेता है और मेंबर्स या लीडर
उसको प्रेमेच्योरली रिजेक्ट करते हैं तो फिर बैक सीट लेता है, विड्रॉ करता है, और या तो विड्रॉ करके खामोश हो जाता है या फिर वो दूसरे तरीके से रिएक्ट करता है, जो कि मैंने आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी बताया। याद रहे जब मैं जौहरी विंडो आपके साथ डिस्कस कर रहा था तो वहां मैंने एक चीज पे भी फोकस किया कि आपका जो पब्लिक इमेज है उसको आपने, पब्लिक स्पेस जो है, पब्लिक इमेज जो है, उसको कैसे एक्सपेंड करना है कि आपने फीडबैक लेनी है और आपने अपने आप को डिस्क्लोज करना है। वही रूल जब आप ग्रुप के अंदर अप्लाई करेंगे तो दैट इज गोइंग टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये चीज आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इस चीज को कैसे बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता है, और जो कि आजकल प्रैक्टिस में नहीं, लेकिन कभी कभी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होती है तो वी ऑफन यूज फ्लिप चार्ट्स, जहां even if certain ideas are prematurely rejected, any person taking charge of the meeting notes down and gives an opportunity to the person जिसने कि withdrawal इख्तियार कर ली। तो ये टेक्निक्स during my lectures I hope you must have picked up, और इनको आप ज़हन नशीन कर लें और अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। Withdrawal is not a solution. Good leadership would always encourage diversity, even if the ideas might not be applicable, might not be acceptable by the other members, but people must be given an opportunity to speak out their mind. क्योंकि diversity of ideas encourages people to participate and if not to accept other ideas, वो अपने आइडियाज को भी रिजेक्ट करने के वक्त विद जेनरस आइडिया के साथ, विद जेनरस फीलिंग के साथ वो अपने आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ दे आर नॉट एप्लीकेबल। आइए अब हम थर्ड टाइप ऑफ इंटरवेंशन के बारे में बात करें। थर्ड टाइप ऑफ इंटरवेंशन दैट मीन्स थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। जब कंफ्लिक्ट, जब डिस्प्यूट्स, जब डिफरेंसेस ऐसे हों जो कि ग्रुप में रिजॉल्व ना हो सके, मैनेजर ना कर सके, मेंबर्स खुद एमिकेबली इश्यूज को सेटल ना कर सके, दैट इज इफ द इंटरनल मैनेजमेंट समहाउ फेल्स टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस, देन यू नीड एन एक्सटर्नल पार्टी टू इंटरवीन and resolve the issues. You might ask that why in an organization this situation may arise. Of course, individuals at times have certain egoistic approaches, and sacrificing the greater objective of the organization, if they come down to the level of making it personal प्रॉब्लम्स और पर्सनल इश्यूज, तो उनकी रेजोल्यूशन, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाता है मेंबर्स के साथ। तो फिर उस सूरत में ओडी कंसल्टेंट इज अ वेरी यूजफुल पर्सन जो कि प्रोसेस कंसल्टेशन के लिए इंटरवीन करता है। याद रहे मैंने आपके साथ एक ऐसी एप्लीकेशन डिस्कस की थी जिसके अंदर कि डिविजनल मैनेजर्स हैड डेवलप्ड सर्टेन नॉर्म्स, जिसकी वजह से उनको प्रोसेस कंसल्टेशन की जरूरत पड़ी। नॉट दैट दे वर नॉट अवेयर ऑफ, दे वर कमिटेड, दे वांटेड टू अचीव देयर टारगेट्स, बट समहाउ सर्टेन नॉर्म्स हैड डेवलप्ड, दे कुड नॉट चेंज देमसेल्व्स। और मैंने वहां कहा था कि प्रोसेस कंसल्टेशन की जरूरत। थर्ड पर्सन, आज जब मैं आपसे थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात कर रहा हूं, आई मीन सच इंटरवेंशंस which focus on conflicts arising between two or more people within the same organization. हालांकि conflict organization के बाहर भी हो सकता है,
लेकिन चूंकि हम ओडी चेंज के लिए इंटरवेंशंस की बात कर रहे हैं, तो हियर आवर फोकस शुड बी हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंसेस within the organization, within groups. And since we accept, we realize that conflict is inherent in groups and organization, and it is obvious when people work together, वहां differences होंगे, वहां conflicts होंगे. देखना यह है कि सबसे पहले कि conflicts के sources क्या हैं. तो एक ग्रुप में सबसे बड़ा जो सोर्स कॉन्फ्लिक्ट का हो सकता है वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है. वो चाहे पर्सनैलिटी एक किसी मेंबर की हो या लीडर की हो. सो डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी कुड बी वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. चूंकि ग्रुप में हर किस्म के लोग होते हैं, एग्रेसिव भी हैं, नेगेटिव लोग होंगे, पीपल फ्रॉम डिफरेंट डेमोग्राफिक बैकग्राउंड्स होंगे, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स होंगे, डिफरेंट नीड्स होंगी, डिफरेंट डिजायर्स होंगी. और अगर उस ग्रुप में नॉर्म्स एस्टैब्लिश नहीं हुए हुए, नया ग्रुप है, नेसेंट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन है, तो वहां सबसे बड़ा इशू पर्सनैलिटी का होगा. सो व्हेन वी इंटरवीन, वी हैव टू लुक फॉर वेदर द कंफ्लिक्ट इज बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटीज और सम अदर सोर्स और सम अदर रीजन. Another source of conflict could be the task orientation. In organizations where unions are very strong and we want to introduce job variety, तो उस स्टेज के ऊपर there might be resistance from unionized labor. That is, they might not accept extra assignment. वहां conflict आ सकता है. या unequal वर्कलोड. आपने जैसा देखा होगा कि एक ग्रुप में कुछ लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं और कुछ काम से अपने आप को बचाते हैं. उस स्टेज के अंदर भी ग्रुप मेंबर्स दे डेवलप सम सॉर्ट ऑफ टेंशन एंड द लीडर और द ग्रुप फंक्शनिंग जो है उसमें जो भी बंदा ग्रुप फंक्शंस को देख रहा है has to see that the people are not frustrated that somebody is doing or contributing much more than the other one. Perceptions among group members is another major reason that if all the members in a group do not think above any racial discrimination, कोई gender bias ना हो, cronyism ना हो, ये ना हो कि फलां मेरा दोस्त है, फलां मेरा रिश्तेदार है, जैसे we call such behavior attitude nepotism, that in an organization people might have been inducted because वो किसी के रिलेटिव हैं. ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसे ग्रुप के अंदर जहां फेवरेटिज्म हो, वहां भी कंफ्लिक्ट अराइज होता है. कंपटीशन फॉर scarce resources. This is pretty common at a stage where top bosses sit together and they want to allocate budget for their individual activities concerning their departments. तो वहां बहुत टेंशन होती. I will discuss in detail further कि मैंने गालिबन आपको एक केस स्टडी भी करवाई थी जिसके अंदर R&D department wanted a major chunk of the budget allocation, but the production department wanted for his own activities. So scarce distribution, scarce allocation पे बहुत ज्यादा conflict होती. If that conflict is not resolved within the group or within the organization, then in that case you need an OD consultant. Having understood all that, we should not look at the conflict as something which is not acceptable. मैंने गालिबन शुरू में आपको कुछ लेक्चर्स पहले कहा था कि that conflict is important. In any organization, अगर ज्यादा cohesiveness हो जाएगी, people approve each other's action without pointing out, then वहां भी stagnation होगी, slow down होगा और
इनोवेटिवनेस नहीं होगी. So we must accept that conflict is important. It can enhance motivation and innovation and lead to a greater understanding of ideas and views. जिस ग्रुप के अंदर लोग indulge into conflict of ideas, not conflict of personalities. मैंने बहुत शुरू में कहा था कि diversity is diversity of ideas, diversity of views. उस सूरत के अंदर we must promote it. We must encourage people to come up with different ideas. और अगर वहां हम लोगों को स्नब कर देंगे और नए आइडियाज के साथ लोगों को एंटरटेन नहीं करेंगे, then of course we will be promoting stagnation. So when we have conflict over ideas, then certainly new things will emerge. On the other hand, अगर conflict बहुत ज्यादा हो जाए, it can prevent people from working together constructively. It will destroy the necessary task interactions among group members. So there need to be a balance between the right sort of conflict and at times अपने conflict को एक तरफ रखकर joint collaboration and helping each other, cooperation for achieving the greater target. So keeping this thing in mind कि जहां conflict ग्रुप्स में हम एनकरेज करेंगे, वहां हम ये भी देखेंगे कि क्या वो कंफ्लिक्ट कहीं प्रोडक्टिविटी के एक्सपेंस पे तो नहीं हो रहा, ग्रुप की क्लोजनेस के एक्सपेंस पे तो नहीं हो रहा. तो स्टार्टिंग विद दिस प्रेमिस, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन वेरीज कंसिडरेबली डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इश्यूज अंडरलाइंग द कॉन्फ्लिक्ट. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि कौन से इश्यूज कौन सा कंफ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं. नाउ conflict can arise on substantive issues like unhealthy environment, unsafe environment. ऐसे issues को हम resolve तभी कर सकते हैं जब the OD या the manager who is undertaking is familiar with the rules and laws of the country or in those laws which are being governed by certain treaties signed by the government. Unhealthy environment, labor laws, ये OD के प्रिव्यू में नहीं आते. So you understand कि conflicts relating to laws, working conditions, ये out of the purview of the OD consultant. Now, conflicts can also emerge from interpersonal issues, जैसे मैंने आपको कहा, such as personalities and misperceptions. This is where the OD consultant mostly focuses on. So, conflicts also may arise at the boundaries of the organization, such as between suppliers and the company, or between a company and a public policy agency. जहां conflicts आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सकते हैं और मोस्टली डीलिंग विद द पीपल, द वर्किंग एनवायरमेंट, वहां कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे मैंने शुरू में कहा था कैन बी विद द सप्लायर्स, विद द कस्टमर्स. नाउ व्हेन कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व्स इंटरपर्सनल इश्यूज, OD हैज डेवलप्ड अप्रोचेस दैट हेल्प कंट्रोल एंड रिजॉल्व इट. मैंने कहा कि हम लेबर लॉज और those with the safety or unhealthy, to a certain extent we can deal with, but where it comes to a major conflict between the labor and the management, जो कि हम खुद resolve ना कर सकें, तो हमें we need to get some expert lawyers or familiar with the labor laws. Now, these third party interventions help the parties interact with each other directly, and they facilitate the diagnosis of the conflict, और ये बताते हैं diagnosis के बाद कि इनको resolve कैसे करना है. OD consultant जब interpersonal conflicts को deal करता है तो mainly focuses on diagnosis part and then इनको how to resolve. This ability to facilitate conflict resolution is a basic skill in OD.
मैंने जैसे जब मैंने ओडी की वैल्यूज और स्किल्स के बारे में बात की थी, तो मैंने वहां बताया था कि चूंकि ओडी कंसल्टेंट कैरीज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप प्रोसेसेस में he or she is an expert. Consultants frequently help organization members resolve interpersonal conflicts that invariably arise during process consultation and team building. जब भी हम कभी कोई चेंज प्रोसेस इंट्रोड्यूस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, हमें ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, हमें जॉब असाइनमेंट्स पे आएंगे, हमें आपस में ग्रुप फॉर्मेशंस में आएंगे, हमें और दूसरे एलोकेशन ऑफ फंड्स पे आएंगे. लिहाजा आइडियली ओडी कंसल्टेंट इज वेल सूटेड टू रिजॉल्व सच प्रॉब्लम्स, जिसके लिए हम थर्ड पार्टी के में जरूरत पड़ेगी. सो हियर वी शुड बी क्लियर अबाउट वन थिंग, दैट थर्ड पार्टी कंसल्टेशन इंटरवेंशंस कैन नॉट रिजॉल्व ऑल इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉर शुड दे. सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इंटरपर्सनल चाहे हों, लेकिन नॉट नेसेसरली कुड बी रिजॉल्व बाय द ओडी कंसल्टेंट. दैट शुड बी फेयरली क्लियर टू यू एट दिस स्टेज. आइए अब हम, हैविंग नोन अबाउट व्हाट इज द थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इज एंड how we need to understand the sources of the conflict, let's look at the model of the conflict, जिसे हम episodic model of conflict कहते हैं. We have to go deeper and understand, जैसे कि हमने जितने अभी तक चीजें देखी उसके लिए हमने डायग्नोस्टिक मॉडल देखा, हमने चेंज मॉडल देखा. अब कंफ्लिक्ट का मॉडल क्या है, कंफ्लिक्ट कैसे अराइज होता है, causes क्या हैं, and once we know the model, then we can find out the ways to solve those conflicts. Interpersonal conflict often occurs in cyclical stages, जिसको हम episodes कहते हैं. When I say cyclical, I mean ये कभी it moves like this, then goes down, then rises, then goes down. मीन्स के एपिसोड्स में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कभी कॉन्फ्लिक्ट जाहिर होगा, कभी वो विल बरी, यू विल नॉट नो वेदर देयर इज सम टेंशन, देयर इज स्ट्रेस. तो इसके अपने एक मूड्स हैं, अपने एक साइकिल्स हैं. और जब भी कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा उसके पीछे कोई ना कोई इश्यू जरूर होगा. सो इश्यूज अंडरलाइंग our conflict are often latent, छुपे रहेंगे, जाहिर नहीं होंगे. आप जरा अपने बारे में सोचिए कि कभी कभी जब आपका किसी से कोई डिफरेंस होता है, कोई लड़ाई होती, तो इट डजंट कम ऑल ऑफ अ सडन. उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होती. सेम वे इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जब भी कभी ग्रुप में या मैनेजमेंट में और सबऑर्डिनेट्स में कोई टेंशन होगी, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई लेटेंट, कोई हिडन इशू होगा. सपोजिंग एक एम्प्लॉय है, वो खुश नहीं है, उसने सारे साल बहुत मेहनत की. व्हेन इट केम टू द क्वेश्चन ऑफ गेटिंग द इंक्रीमेंट, उसको इंक्रीमेंट या तो बहुत कम मिली, और अगर मिली तो ऐसे लोगों के बराबर मिली जिन्होंने उतना काम नहीं किया. तो यू रियलाइज कि उसके अंदर छुपी हुई कोई शिकायत थी. दैट वाज द इशू. नाउ हियर द कंफ्लिक्ट हैज नॉट कम ऑन टू द सर्फेस, बट द पर्सन इज फीलिंग बैड, ही इज हर्ट. नाउ समथिंग ट्रिगर्स द कॉन्फ्लिक्ट एंड ब्रिंग्स इट इनटू द ओपन. वो कैसे? कि जब उसका बॉस उसको कोई और एक्स्ट्रा असाइनमेंट देता है, कोई और काम देता है, he or she refuses. Why?
बिकॉज ही विल से ओके, जिसने ज्यादा इंक्रीमेंट लिए उसको काम दो, मैं तो नहीं कर सकता. आई विल डू एज मच एज इज मेंशन इन माई जॉब असाइनमेंट. मैं एक्स्ट्रा काम लेने के लिए तैयार नहीं. नाउ हियर इज द एक्सप्रेशन ऑफ दैट हिडन जो कॉन्फ्लिक्ट का कॉज था. इट हैज सर्फेस्ड. नाउ बिकॉज ऑफ द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट बिहेवियर, ये अनरिजॉल्व्ड डिसएग्रीमेंट है, इट बिकम्स लेटेंट अगेन. उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया और उसके बाद वो हिडन जो उसके ग्रीवेंसेस थे, फिर खामोश होकर बैठ गया. इफ द मैनेजर और द सीनियर डज नॉट ट्राई टू रिजॉल्व दैट, सिंपल एन एक्सप्रेशन ऑफ सम हिडन डिसअपॉइंटमेंट, हिडन ग्रीवेंसेस. ये अनरिजॉल्व जो कॉन्फ्लिक्ट हैं कैन प्रोलिफरेट एंड एक्सपैंड. ऐसे जब बहुत सारे ओकेजन्स हो जाएंगे और ये एक्यूमुलेट होते रहेंगे लेटेंटली, देन एक्सप्लोड्स. सो ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट इज ओनली अ सिम्टम ऑफ डीपर प्रॉब्लम. जो चीज किसी बंदे ने जो कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्रेस कर दिया है, उसके पीछे कोई हिडन कॉज है, और हो सकता है कॉजेज हो बहुत सारे एक्यूमुलेट हुए हों. नाउ द एपिसोड मॉडल जो है वो आइडेंटिफाइज 4 स्टेजेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. हैविंग अंडरस्टूड कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉज क्या है, हम लेट्स लुक एट हाउ कैन वी रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट्स, सच डिफरेंसेस, सच ग्रीवेंसेस को कैसे. 4 स्ट्रेटजीज हैं, जिनमें से 3 स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो कि रिजॉल्व नहीं करती बल्कि कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती, और चौथी फॉर द रेजोल्यूशन. आइए हम देखते हैं वो स्ट्रेटजीज क्या हैं. पहली स्ट्रेटजी ये है, द फर्स्ट कंट्रोल स्ट्रेटजी इज कि आप जो चीज कॉन्फ्लिक्ट को इग्नाइट करती है, आप वो चीज ना करें. जिस चीज से आपके डिफरेंसेस लोगों के साथ, आप कॉन्फ्लिक्ट में लोगों के साथ एंटर करते हैं, उसको अवॉइड करें. That is to prevent the ignition of conflict by arriving at a clear understanding of the triggering factors and avoiding or blunting them when the symptoms come. किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीटिंग होने से पहले, whosoever is convening the meeting, the senior boss knows कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की मीटिंग हो रही है, तो यहां कंफ्लिक्ट होगा. There's a history of people from different departments entering into conflict. Let's say research department will come up with a new product, और marketing वाले immediately उसको rebut करेंगे, immediately confront करेंगे. तो अगर ऐसी meeting has to end in a fiasco, जिसके results कोई नहीं आने, तो it is the responsibility and the first strategy that a manager can use is पहले से decide कर दे and avoid bringing the parties to a conflicting point, ताकि वो ट्रिगर ना हो. बता दें कि रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, टेबल करना है, उसके ऊपर डिस्कशन होनी है. यू आर नॉट गोइंग टू अपोज इट, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेड, इट इज नॉट डिजायर्ड दैट यू इमीडिएटली उसको रिजेक्ट करें. सो हियर यू हैव blunted this approach may not always be functional, but merely may drive the conflict underground until it explodes. ये temporary cooling off period है, और कभी कभी आपको conflict को avoid करने के लिए ये जरूरी. How do you know कि वो पार्टी जो कि सुनने के लिए तैयार नहीं, अगर आप उसको फोर्स कर दें कि नहीं, this is not acceptable, maybe the party changes. Sometimes this controlling strategy works to not only to avoid the conflict but to resolve it later on as well. Second control strategy is to set limits on the form of the conflict. आप पहले से बता दें कि जनाब रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं इस मीटिंग के, इसके अंदर हमने कंफ्लिक्टिंग इश्यूज को एंटरटेन करना है या नहीं. आई गिव एन एग्जांपल.
लेट्स से लेबर मैनेजमेंट मीटिंग हफ्ते में 3 बार होती। अगर मैनेजमेंट तीनों मीटिंग्स में लेबर को अलाउ करे कि वो लेबर के इश्यूज को लाकर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें, तो कोई प्रोडक्टिव म्यूचुअल काम नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ दे म्यूचुअली डिसाइड कि लुक, 3 मीटिंग में से जो तीसरी मीटिंग हम जुमे वाले दिन करते हैं, उस दिन आप लोगों के ग्रीवेंसेस ले आए, लेकिन उससे पहले जो 2 मीटिंग्स होंगी उसके बारे में हम वहां ये डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी एंटर इनटू अ हेल्दी, हाउ कैन वी इंप्रूव अपॉन आवर रिलेशनशिप्स। यू अंडरस्टैंड? सो रूल्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड दैट यूनियन ऑफिशियल्स कैन अटेम्प्ट टू रिजॉल्व ग्रीवेंसेस विद मैनेजमेंट ओनली एट वीकली ग्रीवेंसेस मीटिंग्स। तो इस तरह से आप रूल्स को बनाकर यू कैन कंट्रोल द कॉन्फ्लिक्ट्स। थर्ड control strategy is to help the parties cope differently with the consequences of the conflict. This is a very important aspect. बड़ा अच्छा तरीका है कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने का। You and I, when are in a stressful mood, we really need somebody to listen to our grievances. हम वॉमिट आउट करना चाहते हैं, हम वो अपने सिस्टम में से निकालना चाहते हैं, एंड डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स इन अ ग्रुप समटाइम्स कांट बी रिजॉल्व्ड। और हमने कभी कभार ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करना होता है जिनके साथ हम काम नहीं करना चाहते। तो क्या करें? हमारे पास कोई ना कोई कोपिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, कुछ ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए ताकि हम उन लोगों के साथ मिलकर ग्रुप में काम भी कर सकें लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आइए कुछ कोपिंग टेक्निक्स देखते हैं। पहली है रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द रिलेशनशिप। ऐसी रिलेशनशिप जो कि स्मूथ रिलेशनशिप नहीं है, जिसके साथ इंटरैक्शन में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, को अवॉइड करें, कम से कम उसके ऊपर डिपेंडेंस रखें। यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप और आपको काम करने के लिए कभी कभी किसी दूसरे बंदे से मैन पावर दरकार है, इक्विपमेंट दरकार है, जैसे कि मैं आपको एक केस स्टडी में बताऊंगा। तो उसका हल यही है, अगर हर दफा उसके पास इंटरेक्ट करने से आपको कॉन्फ्लिक्ट में you are going to go into conflict, avoid it. That is, you should need, if you need a manpower, have your own manpower. आप अपने resources खुद अपने generate करें और try to avoid interacting with that person or with number of persons as much as you can. So that's the only way. Second is ventilating feelings to friends. आप अपने आप को ताकि अनबर्डन कर सकें, यू कुड टॉक इट आउट, यू कुड, आप अपने सिस्टम में से वो चीज निकाल लें। दिस यू कैन अप्लाई इन योर ओन पर्सनल लाइफ एज वेल। अगर आप किसी से, आपको कोई कंप्लेंट है और आप उसको कह नहीं सकते, गो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो वो चीज आपको अंदर से खुद कंज्यूम नहीं करेगी। इतना होगा कि यू हैव पर्ज्ड इट आउट, पर्जिंग हो गई है, आपने अपने आप को लाइट फील कर लिया। एंड थर्ड कोपिंग टेक्निक इज developing additional sources of emotional support. Somebody could support you and guide you, help you, facilitate you in overcoming that stress. Choda yaar, don't bother, don't interact, don't complain, overlook karo, look ahead, don't look in the past. Somebody, you need such people. So such techniques are very helpful. And these methods can not only reduce the cost, because जब तक ग्रुप में ये चीजें सिमर करती रहेंगी, it's going to affect the productivity and the cohesiveness, जिसकी वजह से productivity सफर करती है। And the fourth method is an attempt to eliminate or to resolve the basic issues causing the conflict. कहने को तो बड़ा आसान है कि जो कॉज कर रहा है उसको रिमूव कर दें। Yes, it is good to work on it, but if you find that you cannot, there's no other way out. But the ultimate way is
that you have to resolve the issues which lead to conflicts. मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक यही जो साइक्लिक मैंने मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अभी आपसे डिस्कस किए वो आपको दिखा रहा हूं. जैसे मैंने शुरू में कहा था, एपिसोडिक मूवमेंट है, गोज इनटू साइकिल. ये देखिए, देयर यू सी एन इशू विच लाइज बरेड, सरफेस पे नहीं आया, कोई ट्रिगर इवेंट ऐसा आता है, बिहेवियर चेंजेस, वन एक्सप्रेसेस, वन रिएक्ट्स, बाउंसेस बैक, फिर कॉन्सिक्वेंसेस ये कि फिर खामोशी से नीचे चला जाता है. ये एक एपिसोड, इस तरह से एक साइकिल, और ये इस तरह से साइकिल्स रिपीट होते रहते हैं. इश्यूज जो हैं बढ़ते जाते हैं, तो बिहेवियर बंदे का चेंज होता जाता है. जैसे जैसे इश्यूज एक्यूमुलेट होते हैं, उस बंदे का एटीट्यूड, उस बंदे का बिहेवियर बदलता जाता है, अनलेस एक फ्लैश पॉइंट के करीब आ जाता है एंड एक्सप्लोड्स. तो यू विल अंडरस्टैंड कि हमें शुरू में ही ऐसे इश्यूज को या तो उनको रिजॉल्व कर दें, या जैसे मैंने कोपिंग टेक्निक्स बताई हैं, ताकि हमारे बिहेवियर पे वो अफेक्ट ना करे. नाउ, व्हाट आर द वेज टू फैसिलिटेट द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस? कौन सी चीजें फैसिलिटेट करती हैं? अगर ओडी प्रैक्टिशनर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एंटर करना चाहता है, तो ही और शी हैज टू लुक क्या चीजें फैसिलिटेट करेंगी. सो द इंग्रेडिएंट्स दैट कैन हेल्प थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स अचीव प्रोडक्टिव डायलॉग बिटवीन द डिस्प्यूटेंट्स, ताकि वो डिफरेंसेस को एग्जामिन कर सके, देख सके, डायग्नोज कर सके, और लोगों के परसेप्शन और बिहेवियर को चेंज कर सके. तो वो इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं. सबसे पहले, म्यूचुअल मोटिवेशन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. जब तक दोनों पार्टीज इस बात पे एग्री नहीं होती, इस बात पे आमादा नहीं होती कि यस द कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, वी कैन नॉट म्यूचुअली रिजॉल्व, वी नीड अ थर्ड पर्सन, दे आर रेडी टू हैव दैट इशू रिजॉल्व, ओनली देन द थर्ड पार्टी कैन इंटरवीन. अगर दोनों में से एक पार्टी तैयार नहीं है, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट बी प्रोडक्टिव. तो म्यूचुअल मोटिवेशन होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो हम वी विल मोटिवेट द पार्टीज to have somebody intervene and resolve the issue. Equality of power between the parties. अगर दोनों पार्टीज में बहुत ज्यादा मार्क डिफरेंस नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा. That is, between the parties, they know that they have to look for a resolution. They are ready for that. लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है और दोनों ने अपने अपना स्टांसेस लिए हुए हैं, विल नॉट बी रिजॉल्व. कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट्स टू कन्फ्रंट द कॉन्फ्लिक्ट. दोनों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें. दोनों एफर्ट करेंगी. ये नहीं वन इज लेड बैक एंड द अदर वन इज ट्राइंग लेट्स रिजॉल्व द इश्यूज. नो, बोथ हैव टू अटेम्प्ट collectively on their own fronts, on their own levels. Relevant phasing of the stages of identifying differences and of searching for integrative solutions. आपने अपने conflicts को phase out करना है. Sometimes you might not be able to resolve the whole package of various conflicts. So one by one, see कौन सी चीजें पहले easily आप resolve कर सकते हैं. And OD consultants are very trained. They start with minor differences and they find out कि कौन सी areas पे वो individually give up कर सकते हैं. Open and clear forms of communication. Very important. They should be open. ये नहीं कि would not let the other person know कि कौन सा ऐसा issue था कि जो मेरे अंदर बरी रहा, latent रह गया, और मैं उसके ऊपर ब्रू करता रहा, उसके ऊपर अपने आप को बिल्डअप करता रहा. दैट इशू हैज टू बी कम ऑन टू द सर्फेस. ओपननेस होनी चाहिए एंड प्रोडक्टिव लेवल्स ऑफ टेंशन एंड स्ट्रेस. वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं है, आप रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे. अगर आप आराम से बैठे हुए हैं, डिफरेंसेस हैं, तो कोई बात नहीं. नहीं, यू हैव टू रीच अ लेवल वेयर यू आर रियली टेंस, यू वांट दिस थिंग टू बी रिजॉल्व्ड. सो ये चीजें बहुत जरूरी हैं.
Now let's look at the factors that can facilitate the use of episode model. ये जो एपिसोडिक मॉडल है, इसको कौन सी चीजें फैसिलिटेट करेंगे? पहले तो हमने इंग्रेडिएंट्स की बात की, लेकिन अब हमने इसको फैसिलिटेट करना है प्रोसेस को. पहला है गैदरिंग ऑफ डाटा ऑब्जर्वेशन टू द ओडी कंसल्टेंट. ही और शी शुड नो कि कहां प्रॉब्लम है, पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम है, और स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर में फर्क है, स्ट्रक्चर में फर्क है. तो दिस विल बी ओनली थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू क्वेश्चनेयर, ग्रुप चाहे वो करे. डाटा कलेक्शन बहुत जरूरी. द कॉन्टेक्स्ट इन विच द इंटरवेंशन अकर्स, एप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है, मीटिंग एरिया कहां है, कौन लोग अटेंड कर रहे हैं, आर देयर सम पीपल, सम सीनियर पीपल, रिस्पॉन्सिबल पीपल, और there are people who are unconcerned. So all these contextual जो चीजें हैं, if the meeting is taking place away from the work area, better. So such things are going to affect, और ये बहुत important factors. Then the third party consultant must decide on an appropriate role to assume in resolving conflict. वो जो appropriate party है उसको neutral होना पड़ेगा, उसको unbiased होना पड़ेगा, must be having good experience, and that is people respect that person. Yes, he or she can be a mediator, can resolve. So such important things are going to make the conflict resolution easy. Having said all this, I hope that now you have a fairly good idea कि हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कब इनवाइट करेंगे, कब हमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की जरूरत है. आइए मैं आपके साथ एक एप्लीकेशन डिस्कस करता हूं. आई हैव बीन डूइंग सच एक्सरसाइजेस इन द पास्ट एंड विच गिव यू वेरी क्लियर पिक्चर कि लोग वाकई ये जो हम थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं उनको आप अप्लाई करते हैं और बड़े फ्रूटफुल results achieve करते हैं. This is a conflict management at a healthcare corporation. Two individuals are involved. They are prominent on the scene. एक का नाम है Pete, the other one is Dane. They work in large organization, or the organization produces healthcare products, marketing globally. Pete was the general manager of the IT department. वो IT department का general manager है, has been working there for last 16 years, pretty experienced man, and the area of his department deals with websites, organizations, intranets or internal network. उसके जिम्मे है. Pete has a style of his own. He ran his department with a traditional and formal management style where communication traveled vertically through the hierarchy. उसका अपना ट्रेडिशनल स्टाइल है, वर्टिकल फ्लो है, वो नहीं कि नीचे से somebody could bypass. No, very conventional, very traditional. That is his own style of management. Dan, on the other hand, recently was assigned by the board of directors, by the senior managers to Pete's department. और चूंकि ये बड़ा अच्छा वेब डिजाइनर है और the organization is thinking of introducing e-commerce, उन्होंने डैन को डिप्यूट किया इस डिपार्टमेंट में कि इनके साथ काम करके ई-कॉमर्स सॉल्यूशंस जो है उनके बारे में काम किया जाए और स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलपमेंट की जाए, ताकि उसके लिए उसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो काफी फ्रूटफुल होंगी. नाउ हियर इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, इट्स टोटली अ चेंज मैनेजमेंट, एंड उन्होंने पीट के डिपार्टमेंट में डेन को डिप्यूट किया कि उनके साथ मिलकर इसको टोटली ई कॉमर्स में जो डिजाइनिंग है वो की जाए. डेन, इन कंट्रास्ट टू पीट, had a management style that stressed the value of open communication channels to promote teamwork and collaboration. इसके और उसके मैनेजमेंट स्टाइल में फर्क है. अब यहां से आपको पता चलेगा the thing which I'm trying to drive at कि कैसे कंफ्लिक्ट अराइज होता है.
उसका बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है इसका ओपन. The biggest challenge in Dane's work was managing the transition from design into production. और मैनेजमेंट ने ये सोचा कि चूंकि पीट अपने एरियाज में बड़ा स्ट्रांग है, ये अपने एरियाज में बहुत स्ट्रांग है, the two would form a very good group, and therefore, since Dean was a better designer, Pete had operational expertise, and the management thought that would help in bringing Dane's ideas online. उन्होंने कहा डेन का जो ई-कॉमर्स का आइडिया है could be implemented very easily. Unfortunately, trouble कैसे शुरू हुई कि अगरचे Pete agreed with the management that he would help Dane और सारी resources provide करेगा right from the day the problems started. जब भी Dane को कोई equipment चाहिए होता था, manpower चाहिए होती, Pete would refuse. Now, Dane and Pete had a history of conflict in the organization. And neither one respected the other's style. और उससे पहले जो भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, they were swept under the carpet. अब मैनेजमेंट को पता था कि चूंकि इनका डिफरेंट स्टाइल है, but somehow they did not try to resolve it. अब हुआ ये कि when Dan became increasingly frustrated by Pete's lack of cooperation, he was quite open about his feelings. जब वो खुद रिजॉल्व ना कर सका तो उसने वाइस प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज को इन्वॉल्व किया और उसे कहा कि दिस इज व्हाट आई एम फेसिंग. नाउ दिस लेडी रिक्वेस्टेड an OD practitioner because she realizes that knowing that there were differences, that she could not resolve it. OD practitioner met with Pete and Dane separately, and then the differences in the two work processes came evident और OD practitioner को पता चला कि इन दोनों के काम करने के तरीके में फर्क है. Pete's organization was primarily routine development and maintenance tasks that allowed for considerably pre-planning and scheduling of resources. Pete's की अपनी प्रॉब्लम थी, वो हर चीज को पहले प्लान करता था क्योंकि उसके काम की रिक्वायरमेंट ऐसी थी. On the other hand, Dane's project was highly creative and unpredictable. लिहाजा the needs for the equipment and manpower could not be planned ahead. Here there were genuine problems. So the OD practitioner recommended several strategies to the vice president. पहली क्या? Including a direct confrontation. Okay? इन दोनों की direct इनको confront किया जाए and resolve the differences. Second, purchase of additional hardware and software. And third, mandating the antagonists cooperation. इनकी आपस में cooperation करवाई जाए. Vice President said, no, nothing is workable. There's only one way. That is the direct discussion. And therefore, OD consultant deputed the vice president. Mind it, OD consultant always involves people. वो खुद thrust नहीं करता. The vice president to go and meet separately and then bring them together to resolve, so that the only way is that they should sit together and resolve. There's no other way out. Now, the problem जहां से शुरू हुई, that VP did not follow through on the agreement. जो OD consultant ने vice president को कहा कि that is the only way. जो तीन options थे उसमें एक ही तरीका था, they must sit together and resolve. She did not follow it. Conflict था, but she did not follow what was recommended by the OD consultant. She never met with Pete and Dane at the same time, and जो messages उसने उसको भेजे दोनों को, they were inconsistent. The result was, जैसे कि typically मैंने पहले आपको examples में बताया था, Dane began to withdraw. Productivity in both groups suffered, and he became more hostile, stubborn, and bitter. Typical example when you do not resolve the problems. Dan felt that he has been sabotaged not only by Pete, but by the vice president. He left the organization, और उसके organization के बाद एक ऐसा change process जो कि आ सकता था नहीं आया, बल्कि on the other hand, other members in the organization realized कि हमारी organization के अंदर things are not brought onto the surface
और जस्टिस नहीं होती। तो नाउ यू रियलाइज इस एग्जाम्पल से कि कन्फ्लिक्ट्स किस तरह से सर्फेस होते हैं और अगर उनको रिजॉल्व ना किया जाए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। हम आइंदा कंटिन्यू करेंगे and next time my focus will be on the team building. But when I talk about the team building, keep all these aspects in your mind. I'll be with you again. Take care of yourself. Khuda Hafiz.